ऐसे ही आदर्श और आदिति की मुलाकात होने लगी और आदर्श आदिति के पास आने लगा। थोड़े ही दिनों में दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और आदर्श को अदिति से धीरे धीरे एक लगवा जुड़ा होने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। आदर्श अब अदिति को कम के बहाने से अपने पास रखता और आदिति के किसी भी लड़के से बात करने पर उसे जलेसी फील होती है। आदर्श को अपने प्यार का एहसास होने में काफी टाइम लग गया था। आदर्श के आदिति को किस भी अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए किया था, लेकिन आदिति तो वहां से चली गई थी। कम टू प्रेजेंट टाइम। राहुल आदर्श के जज्बातों को समझ रहा था और आदर्श के ऑर्डर पर आदर्श अभय प्रताप के बारे में जानकारी निकालने के लिए चला जाता है। राहुल आदर्श के केबिन से निकलते हुए इन सब बातों के बारे में ही सोच रहा था कि तबीयत उसे आदर्श की आवाज आती है, जिसे सुनकर राहुल आदर्श की तरफ देखा है और आदर्श से देखते हुए बोला, राहुल तुम किन ख्यालों में खो गए? मैंने तुम्हें बोला है ना कि तुम्हें उसके बारे में पता लगाना है। तो राहुल वहां से आदर्श को हाँ बोलकर चला जाता है और वही आदर्श को बार बार आदिति के साथ हुई किस याद आ रही थी। आदर्श अपने फोन को उठता है और आदिति को कॉल करता है, लेकिन आदिति उसका कॉल पिक नहीं करती, यह सोचकर कि आदिति किसी मुसीबत में नहीं है। आदर्श अपने ऑफिस से निकालकर अपनी कार से आदिति जिस होटल में रहती थी वहां पर जाता है। आदर्श वहां पर आदिति के बारे में रिसेप्शन पर पूछता है तो उसे पता चलता है कि आज ही आदिति ने चेकआउट कर लिया है और वो कहाँ गई हैं ये उन्हें नहीं पता है। ये उनकर आदर्श आदिति को कॉल करता है, लेकिन आदिति अभी भी उसका सेल नहीं उठा रही थी। आदर्श राहुल को अदिति की लोकेशन पता करने को बोलता है, लेकिन काफी टाइम के बाद भी आदर्श को आदिति के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। आदर्श गुस्से से अपने फोन को जमीन पर मरता है, फोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आदर्श अपने आप से बोला, क्या हो तुम आदिति? क्यों वर्ल्ड की सबसे अच्छी हैकिंग टीम भी तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा पा रही है? ऐसा क्या है जो तुम हम सब से छुपा रही हो? ना ही तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में मुझे पता चल पाया, ना ही अब तुम्हारे बारे में। अगर मुझ पर कोई भी गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी, लेकिन तुम मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा और तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा, चाहे तुम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। आदर्श वहां से सीधा अपने विला जाता है। विला में जाते ही आदर्श सीधा बार काउंटर पर जाता है और एक बोतल से वाइन को ग्लास में डालकर पीने लगता है। दूसरी तरफ अदिति अपने नए घर में अद्विक और मीरा के साथ शिफ्ट हो चुकी थी। वह सब लोग काफी खुश थे क्योंकि आदिति ने जहां पर घर लिया था उसके पास में ही एक बड़ा सा प्लेग्राउंड था। अद्विक प्लेग्राउंड को देखते हुए काफी खुश था और आदिति को थैंक यू बोल रहा था। प्लेग्राउंड के पास वाले घर के लिए अद्विक ने ही बोला था क्योंकि अद्विक काफी टाइम से होटल में था और उसे बाहर खेलने को नहीं मिल रहा था, इसलिए अभी प्लेग्राउंड को देखकर काफी खुश था और वह बाहर जाने को होता है, लेकिन आदिति उसे रोक देती है और बोली कि बेटा खाना खाकर जाना, ऐसे बाहर नहीं जाना। आदिति ने काफी बड़ा घर लिया था जिसमें 4 फ्लोर थे और बाहर उसके काफी बड़ा ग्राउंड था। आदिति के घर के फर्स्ट फ्लोर पर हॉल और किचन एरिया था और कुछ रूम थे। सेकंड फ्लोर पर उनके रहने के लिए रूम थे और थर्ड फ्लोर पर गेस्ट रूम और 4th फ्लोर पर गेम रूम, जिम, यह सब था। आदिति का घर काफी आलीशान था। आदिति सर्वेंट को बोलती है तो सभी सर्वेंट टेबल पर खाना लगा देते हैं। आदिति, अद्विक और मीरा तीनों अपना डिनर करते हैं और उसके बाद बाहर गार्डन में आ जाते हैं जिसमें झूले लगे हुए थे। अद्विक झूले पर बैठते हुए बोला, मम्मा इधर आकर बैठो ना, हम झूला झूल लेंगे। अद्विक की बात सुनकर आदिति अद्विक के पास जाकर बैठ जाती है और मीरा भी उसी के पास बैठ जाती है। अद्विक बोला, मम्मा घर तो बड़ा अच्छा है, आप यह बताओ मेला भी अलग रूम है या फिर मुझे आपके साथ रहना पड़ेगा? मम्मा अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे एक अलग रूम में रहना चाहिए ना। आदिति हाँ में सर हिला देती है। हाँ बेटा, आपका भी एक अलग रूम है जिसे आपके अकॉर्डिंग रखा है। अद्विक आदिति को गले लगा लेता है और थैंक यू बोलकर अपने रूम को देखने चला जाता है। आदिति के फोन पर बार बार आदर्श का कॉल आ रहा था, जैसे वो परेशान हो गई थी। वो अभी आदर्श से बात नहीं करना चाहती थी। मीरा आदिति के फेस पर परेशानी देख लेती है और बोली, क्या हुआ आदिति, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अदिति मीरा को कल रात की पार्टी के बारे में और आदर्श और उसकी किस के बारे में बताती है। मीरा हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है
और बोली, इन सब दोस्तों की प्रॉब्लम क्या है, ये किसी को भी किस कर देते हैं, पहले मुझे की और अब तुम्हें। आदिति मीरा को बीच में रोकते हुए बोली, मीरा उनकी ही गलती नहीं है, मैंने भी उन्हें किस किया था, मुझे तो अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा, मैं मिस्टर राठौर को किस कैसे कर सकती हूँ, वो भी सबके सामने, हालांकि हमें किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन ये गलत है ना, और गलती तो मुझसे भी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं मिस्टर राठौर का सामना कैसे करूँगी। दोनों बातें कर ही रही थी कि एक आदमी आदिति को एक पार्सल देकर जाता है। कौन था वो आदमी जिसने आदिति को पार्सल दिया, और ऐसा क्या है उस पार्सल में? मीरा आदिति से पूछती है कि आदिति, ये आदमी कौन था और यह तुम्हें कैसा पार्सल देकर गया है। आदिति उसे बताती है कि मीरा, यह मेरा एक जासूस है जो कि मेरी इन्फॉर्मेशन किसी के सामने आने से रोकता है। अगर कोई मेरे बारे में पता करने की कोशिश करता है तो यह उस इंसान की इन्फॉर्मेशन मुझे दे देता है, जिससे मैं उसे इंसान से थोड़ा होशियार रहूं, क्योंकि कोई भी इंसान मेरे बारे में तब इन्फॉर्मेशन निकलता है जब उसकी क्या तो मुझसे कोई दुश्मनी हो, या फिर उसे मुझसे कोई ऐसा काम हो जो वो नहीं कर सकता लेकिन मैं कर सकती हूँ। इसलिए ये मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन देता है और उस इंसान के प्लान के बारे में भी बताता है। इतना बोल आदिति वो पार्सल खोलकर देखती है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और एक आदमी की और एक लड़की की फोटो थी। अदिति सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट में उसे आदमी की इन्फॉर्मेशन पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि यह अभय प्रताप सिंह राजस्थान का हुकुम सा है, इसका हुकुम पूरे राजस्थान पर चलता है और यह एक अंडरवर्ल्ड डॉन भी है जो सुपारी लेकर लोगों को मौत के घाट उतारता है। अभय प्रताप सिंह आदिति के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है और इसको आदिति के बारे में आहना राजचंद ने ही बताया था। आहना को आदिति से जलन हो रही थी क्योंकि आदृश्य ने आहना को भाव नहीं दिया था और वो आदिति के साथ डांस कर रहा था, उसे बातें कर रहा था। आहना के अंदर आदिति के लिए इतना गुस्सा भर गया था कि अगर उसका बस चले तो वो अभी आदिति की जान ले ले, लेकिन वो सब लोगों के सामने ऐसा नहीं कर सकती हैं क्योंकि आदृश्य भी यहीं पर ही था और उसकी फैमिली भी, वो उन लोगों के सामने कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिसे उन लोगों पर उसका गलत इंप्रेशन पड़े और उसके लिए राठौर फैमिली की बहू बने का ख्वाब ही रह जाए। इसलिए आहना ने अभय प्रताप सिंह के साथ हाथ मिला लिया था और उसे आदिति के खिलाफ कर दिया था। आहना को पता था कि अभय प्रताप सिंह की कमजोरी क्या है, लड़कियां अभय प्रताप सिंह की कमजोरी है। आहना ने अभय को अपने साथ सोने का ऑफर दिया था। जब तक वो आदिति को मार नहीं देता है तब तक आहना उसके बिस्तर को गर्म करेगी। आहना के इस ऑफर को अभय ना नहीं कर पाया। अभय प्रताप ने और आहना ने आदिति को मारे के लिए कुछ आदमियों को भेजा था लेकिन वो नाकाम हो गए थे। आदिति के बॉडीगार्ड ने उन्हें आदिति तक पहुंचने ही नहीं दिया था। आहना और अभय प्रताप सिंह की दोनों की फोटो भी होती है और उस पार्सल में एक साउंड रिकॉर्डर भी होती है जिसमें ये सब बातें थी, जिसमें उन दोनों की बातें रिकॉर्डर होती है। अभय और आहना की बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी। आदिति उस रिकॉर्डिंग को सुनती है। मीरा आदिति से पूछती है कि वो ठीक है। अदिति हमें सर हिला देती है और वही मीरा उसके पास बैठी हुई है। मीरा ये से यह सब देखती रहती है और बोलती है कि यार आदिति, तुम्हें ये लोग चैन से जीने नहीं देते हैं, कभी कोई कभी तुम्हारी सौतेली बहन और सौतेली माँ, अब ये नई मुसीबत आहना रायचंद और अभय प्रताप सिंह। आदिति मीरा की बात पर बोली कि मीरा, मुझे शक तो इस लड़की पर पहले ही हो गया था लेकिन मुझे लगा कि मिस्टर राठौर मेरे पास है, इसलिए ये मुझे खा जाने वाली नजरों में से देख रही हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि ये मिस्टर राठौर को पाने के लिए मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। मीरा, यह आहना बेवकूफ लड़की उस अभय प्रताप सिंह के साथ मिलकर मेरे लिए साजिशें कर रही है। वह एक ऐसा इंसान है जो किसी भी लड़की को अपने बिस्तर तक लाए बिना छोड़ता नहीं है और आहना को छोड़ दे कभी नहीं हो सकता है। उसने मुझे बर्बाद करने के लिए साजिश की थी ना, लेकिन वो ही अपनी साजिश में फंसेगी और वो अभय प्रताप उसे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। वो उसकी जिंदगी को इतनी बुरी तरह बर्बाद कर देगा, उसे पता भी नहीं चलेगा उसके साथ क्या हुआ, और वो मुझ तक तो कभी पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा मैं हूं कौन, कहां से हूं। आज तक मिस्टर राठौर मेरे बारे में पता नहीं कर पाए हैं। जो इतने पावरफुल फैमिली से है तो यह अभय प्रताप सिंह तो एक चीटी है। मेरे सामने यह कैसे मेरे बारे में पता कर सकता है?
और इस आहना को सबक सिखाना पड़ेगा। इसे पता नहीं है कि इसने किसी पगा लिया है। मैं इसकी फैमिली को 2 मिनट में बर्बाद कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। अब आहना रायचंद, तुम मैदान में उतारी गई हो तो फिर ठीक है, अब आमने सामने की लड़ाई होगी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे किसी के खिलाफ साजिश की जाती है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ आदिति आहना के साथ क्या करेगी। क्या अभय और आहना अपनी साजिशों में कामयाब हो पाएंगे? क्या आदर्श को भी इन सब का पता चल पाएगा? इतना बोलकर आदिति किसी को अपने फोन से फोन करती है और उधर से कॉल पिक होते ही आदिति उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देती है और थोड़ी देर में कॉल कट कर देती है। वहीं मीरा वही बैठी हुई आदिति को देखते हुए बोली, आदिति तुम्हारे साथ जिसने भी ये करने की कोशिश की है, तुम भी उसके साथ बिल्कुल वैसे ही करना, क्योंकि यह लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, लेकिन तुम्हें उनके सामने बिल्कुल भी कमजोर नहीं देखना है। तुम्हें इनका बदल उन सब से लेना है। वहीं दूसरी तरफ आहना और अभय प्रताप सिंह ने जो अदिति के ऊपर हमला करवाया था, इसके बारे में आदृश्य को भी पता चल जाता है। आदृश्य को राहुल बताता है कि मिस आदिति पर आहना रायचंद और अभय प्रताप सिंह, जो कि राजस्थान के हुकुम सा है, उन दोनों ने अदिति मैम पर हमला करवाया था, और लेकिन कुछ लोगों ने उनकी जान बचा ली है और वो अब सेफ है। लेकिन यह नहीं पता चल रहा है कि वो लोग कहाँ है जिन्होंने मिस आदिति पर हमला किया था। राहुल को यह बात इसलिए पता चली थी क्योंकि यह सब काम उसी जगह पर हुआ था जहां पर आहना की पार्टी हो रही थी, इसलिए राहुल के आदमियों ने वहां पर यह सब हुआ था वह देख लिया था और उन्होंने जल्दी से ये बात राहुल को बता दी थी और राहुल ने अब आदृश्य को बता दी थी। आदृश्य गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, आहना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अपने आप को समझती क्या है? अगर यह लड़की मुझे पसंद नहीं है तो क्या मैं इसे कैसे शादी कर लूं? लेकिन नहीं, इसे तो मुझसे शादी करनी है और इस राठौड़ फैमिली की बहू बना है। इसे मुझसे कोई प्यार नहीं है, इसे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। इसे मैं बताता हूँ कि कैसे लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। अब इस आहना की जिंदगी को मैंने जहन्नुम नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी आदृश्य राठौर नहीं है। और यह बोलकर आदृश्य राहुल को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और राहुल वहां से चला जाता है। वही आदृश्य को आदिति बारे में सोच सोच फिक्र होने लग गई थी, क्योंकि उसे शक था कि कहीं आदिति को कुछ हुआ ना हो। और यही सब सोते हुए आदृश्य कुछ तो गुस्से में था और कुछ शराब के नशे में वह अदिति के पास कॉल करता है, लेकिन आदिति अभी भी आदृश्य के कॉल को नहीं उठाती है। आदृश्य फिर से अदिति के पास कॉल करता है, लेकिन इस बार अदिति कॉल उठाती है क्योंकि अदिति ने अभी किसी को कॉल किया था, इसलिए उसका फोन उसके हाथ में ही था। लेकिन इससे पहले अदिति का फोन साइलेंट था, इसलिए आदिति को आदृश्य के कॉल के बारे में नहीं पता लगा। और कुछ आदिति आदृश्य के कॉल को इसलिए भी नहीं उठा रही तो क्योंकि वो उस किस की वजह से काफी शर्मिंदा थीं। आदिति के कॉल उठाते ही आदृश्य उधर से बोला कि तुम बेवकूफ हो क्या? तुम अपना फोन भी नहीं उठा सकती हो? वैसे बताओ तुम हो कहाँ और तुम ठीक तो हो ना? मुझे अभी राहुल से पता चला है कि आहना और अभय प्रताप सिंह ने तुम पर हमला करवाया था। तुम ठीक तो हो ना? मुझे ये बताओ तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे एक बार मिलना है। अगर तुम नहीं आ सकती हो मुझसे मिलने तो फिर मुझे अपना एड्रेस बता दो, मैं अभी आता हूँ। जल्दी बताओ आदिति, तुम चुप क्यों हो? इतना सुनकर आदिति हैरान रह जाती है और बोली, मिस्टर राठौड़ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने घर पर हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला कि उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था? क्योंकि आप तो वहां से जा चुके थे ना? तो आदृश्य बोला, तुम्हें क्या लगा मैं कोई ऐसा वैसा खिलाड़ी हूँ? मैं बहुत माहिर खिलाड़ी हूँ। अच्छा तुम यह बताओ तुम ठीक हो ना? तो अदिति बताती है कि मैं ठीक हूँ और मैं अपने घर पर सुरक्षित हूँ। तो आदृश्य बोला कि तुम काफी देर से मेरा कॉल क्यों नहीं उठ रही थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया लेकिन तुमने मेरा एक भी कॉल पिक नहीं किया। मुझे तुम्हारे नए घर का एड्रेस नहीं पता है। मैं तुम्हारे होटल भी गया था, उन्होंने कहा कि तुमने चेकआउट कर लिया है। अब तुम कहाँ पर रहती हो? मुझे जल्दी से बताओ, मुझे तुमसे मिलना है। तो अदिति बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने घर पर हूँ। आदृश्य गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें क्या बोला है? मैंने बोला है ना कि तुम अपने घर का पता दो, मुझे अभी तुमसे मिलाना है। तो मिलना है अभी? आदिति बोली कि मिस्टर राठौड़। लेकिन आदृश्य फिर से बोला, अदिति मैंने तुम्हें क्या बोला है कि मुझे तुमसे मिलाना है? आदृश्य की बात सुनकर अदिति मीरा की तरफ देखती है तो मीरा हाँ मैं अपनी गर्दन हिला देती है और आदिति ओके बोलकर कॉल कट कर देते हैं।
और आदृश्य को अपना एड्रेस सेंड कर देती हैं। आदृश्य आदिति के एड्रेस सेंड करते ही अदिति के घर के लिए निकल पड़ता है। वही आदिति के घर में आदिति के कॉल कट करते ही मीरा आदिति को एक छेड़ने वाली स्माइल ले साथ देखती है। आदिति मीरा के दिमाग में चल रही बातों को जानती थी। थोड़ी ही देर में आदृश्य आदिति के घर के बाहर आ जाता है और आदिति को कॉल कर बाहर आने की बोलता है। आदृश्य क्यों आदिति से मिलने आया था? थोड़ी देर बाद अदृश्य अदिति के घर के सामने होता है और अदिति भी अपने घर से बाहर आ जाती है। आदृश्य अदिति को से देखकर काफी रिलीफ फील करता है और अदिति के पास आते हुए उसे जोर से अपने सीने से लगा लेता है और उसे ऐसे अपने आप में छुपा लेता है। अगर अदिति को उसने छोड़ा तो वो वहां से कहीं और चली जाएगी। आदिति भी अदृश्य के इस गस्चर से काफी खुश होती है क्योंकि ये पहली बार था आदृश्य ने उसे अपने सीने से लगाया था। आदिति भी आदृश्य की कमर पर अपने दोनों हाथ रख लेती है। ऐसे ही दोनों लगभग आधे घंटे तक एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। जब आदृश्य शांत होता है तब जाकर कहीं वो आदिति को छोड़ता है और अदिति को ऊपर से नीचे तक चेक करता है। क्या देख रहे हो, मैं ठीक हूँ? अदिति बोली कि मिस्टर राठौर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आदृश्य बोला मैं नहीं छोड़ूंगा उस बेवकूफ लड़की को। उसने हिम्मत कैसे की तुम्हें हर्ट करने की? उसे तुमसे इस बात की जेलेसी है कि मैं तुम्हारे पास रहता हूँ लेकिन उसके पास नहीं जाता हूँ। उस घटिया लड़की ने अपनी शक्ल देखी है, उसने अपने फेस पर इतना तो मेकअप लगाया हुआ है, वह दिखने में कितनी भद्दी है और वह चाहती है कि लड़के उसके पास रहे। नहीं, कभी नहीं हो सकता और मैं उसे अपनी लाइफ में कभी नहीं आने दूंगा। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह याद रखेगी कि उसने आदृश्य राठौर से पंगा लिया है। आदिति आदृश्य की बात को बीच में ही काटते हुए बोलती है मिस्टर राठौर आप कुछ नहीं करेंगे, उस लड़की ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है ना, मैं ही उससे बदला लूंगी और मुझे पता है कि मुझे उससे बदला कैसे लेना है, इसलिए आप बीच में नहीं आएंगे। आदृश्य बोला नहीं आदिति तुम जानती नहीं हो वो लड़की कैसी है। आदिति बोली नहीं मुझे पता है वह लड़की कैसी है, मेरे पास उसकी पूरी जन्म कुंडली है, उसके सारे किए हुए कांड है, कितने उसके बॉयफ्रेंड है, कैसी वो लड़की है, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है और उसकी ऐसी फोटोज भी है जो अगर उसके पेरेंट्स को पता चल गया और अगर आपकी फैमिली को पता चल गया तो आपकी शादी उससे वह कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखते हैं कि वह आगे क्या करती है, उसके बाद ही मैं अपना कदम उठाऊंगी। लेकिन आप इन सब में कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपने उसके साथ यह सब कुछ किया तो उसे शक हो जाएगा और फिर उसके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स को बोलकर उसे माफ करने के लिए बोलेंगे और मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ यह सब किसने किया है। लेकिन वैसे हमें तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, वह अभय प्रताप सिंह के जाल में फंस चुकी है। अभय प्रताप सिंह एक ऐसा इंसान है जो किसी भी लड़की को एक बार अपने जाल में फंसने के बाद उसे जाने नहीं देता है, वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। और उसे आहना ने तो मुझे मरवाने के लिए उसे अभय प्रताप सिंह के साथ सोने तक की शर्त भी मंजूर कर ली है। तो अब आगे आप देखते जाए कि कैसे हमारे कुछ किए बिना ही वह अभय प्रताप सिंह ही उसका आहना को बर्बाद कर देगा है। आदृश्य को भी उसे अभय प्रताप सिंह के बारे में सब कुछ पता था क्योंकि वह काफी बार ऐसे काम कर चुका था, काफी लड़कियों की उसने जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इसलिए उसे पता था कि अभय प्रताप सिंह आहना की लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा और वह यही चाहता था क्योंकि आहना बार बार उसके रास्ते में आ रही थी और कुछ ऐसा कांड कर रही थी जिससे कि वह उसे टॉयलेट नहीं कर सकता था। आदृश्य अदिति की बात पर हामी भरता है और बोलता है कि तुम अपना ख्याल रखना, कभी वह तुम्हें कुछ करना दे तो। आदिति बोली मिस्टर राठौर आप अभी मुझे जानते नहीं हैं, अगर आप मुझे अच्छे से जानते तो आज आप ये बात नहीं बोलते। आदिति की बात पर अदृश्य अपने दोनों हाथों को अदिति के फेस पर रखते हुए बोला कि अच्छा मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता तो तुम ही बता दो कि तुम क्या चीज हो। अदृश्य धीरे धीरे आदिति के होठों के पास आ रहा था। अदिति अदृश्य के होठों पर अपना हाथ रखते बोली नहीं मिस्टर राठौर ऐसा नहीं, वो कल ही मैंने गलती से आपको किस कर लिया था। तो आदृश्य बोला कि अच्छा तुम्हारी थोड़ी गलती थी उसमें, तो हम दोनों की गलती थी, चलो ना यह गलती एक बार फिर से करते हैं। आदिति बोली नहीं मिस्टर राठौर कोई देख लेगा। तो आदृश्य बोला है चलो मेरी कार में बैठ कर किस करते हैं, मैंने तुम्हें जब से किस किया है तब से मुझे तुम्हें बार बार किस करने का मन कर रहा है। तो आदिति बोलती है गंदे इंसान मुझे नहीं करना आपको किस, और वहां से जाने लगती है। आदृश्य आदिति के हाथ को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसे अपनी कार में बैक सीट पर बिठ
ठाते हुए आदिति के होठों को पैशनेटली किस करने लग जाता है। आदिति भी आदृश्य का साथ दे रही थी। दोनों लगभग आधे घंटे तक एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लगाकर वहीं बैठे रहते हैं। आदिति आदृश्य को किस करने से नहीं रोकती है, क्योंकि आदृश्य की तरह ही आदिति के दिल में भी आदृश्य के लिए फीलिंग्स आने लग गई थी, जिससे वह अदृश्य को अपने करीब रखना चाहती थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह फीलिंग्स क्या है। अदृश्य को तो अपने प्यार का एहसास हो गया था, लेकिन अदिति अपने एहसासों से अनजान थी। लेकिन उसे आदृश्य को अपने पास रहना काफी अच्छा लगता था, इसलिए आदृश्य ने जब उसे किस किया तो आदिति उसे नहीं रुकती है और वह भी अपने एहसासों से आदृश्य को किस करने लगा जाती है। दोनों अपने प्यार के एहसास को खुलकर जीते हैं। आदिति और आदृश्य दोनों एक दूसरे के एहसासों से अनजान थे। आदिति को इस बात का डर था कि कहीं आदृश्य को पता ना चलेगा कि वह एक बच्चों की माँ है, तो कहीं आदृश्य उसे छोड़ ना दे। इसलिए आदिति आदृश्य के करीब जाने से थोड़ा डरती थी, क्योंकि उसे पता था अगर एक बार उसे आदृश्य से प्यार हो गया तो वह पूरी जिंदगी उसे भूल नहीं पाएगी, और आदृश्य ने अगर उसे नहीं अपनाया तो वह अभी किसी को भी नहीं छोड़ सकती है और अदृश्य को भी नहीं छोड़ सकती। इसलिए आदिति से थोड़ा दूर ही रहती थी, और वहीं दूसरी तरफ आदृश्य को भी इस बात का डर था कि कहीं आदिति को उसके अंडरवर्ल्ड के माफिया होने के बारे में पता चलेगा तो क्या आदिति उसे अपना पाएगी, क्योंकि एक माफिया से कोई भी इंसान प्यार नहीं करना चाहता है। माफिया को सब लोग ऐसा इंसान मानते हैं जो कि किसी के प्यार के लायक नहीं होता है। इसलिए आदृश्य को भी थोड़ा डर था कि कहीं आदिति उससे दूर ना चली जाए। आदृश्य आदिति को अपने प्यार से रखना चाहता था, ना कि जबरदस्ती से। अपनी सच्चाई छुपी हुई थी। दोनों अपनी सच्चाई के कारण एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे थे। उन्हें डर था अगर एक दूसरे को प्यार हो गया तो वह उनके बिना नहीं रह पाएंगे और सच्चाई एक ना एक दिन सामने आएगी। इसलिए दोनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर रहते थे। लेकिन कभी कभी जज्बात ऐसे हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर कि वह हमसे बिल्कुल भी काबू नहीं हो पाते। इसलिए ही दोनों एक दूसरे को अब किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद आदिति अदृश्य की कर से बाहर निकलती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। वही मीरा अदिति को अंदर आते हुए देख लेती है और अदिति को चिढ़ाते हुए बोलती है, अच्छा अदिति, वैसे तुम दोनों की बात काफी लंबी नहीं चल। मुझे लगा कि तुम मिस्टर राठौर को कुछ बताकर वापस जल्दी आ जाओ, लेकिन तुम्हारी तो बात लगभग 1 घंटे चली। कहीं बातों की जगह कुछ और ही तो नहीं हो रहा था। मीरा आदिति के होठों को देखकर बोली, ये तुम्हारे होठों को क्या हो गया है? ये इतने सूज हुए और लाल क्यों है? अदिति अपने हाथ से अपने होठों को छुपाते हुए बोली, वो मीरा, बाहर काफी मच्छर हैं और वह मेरे होठों पर काट गए इसलिए थोड़े लाल हो गए हैं। तो मीरा उसके थोड़ा पास आते हुए उसे चढ़ते हुए बोलती है, अच्छा उस मोटे मच्छर ने या फिर छोटे मच्छर ने खाया है? अदिति, मुझे पागल मत बना, मुझे पता है तुम मिस्टर राठौर को किस कर आई हो। तो अदिति शर्माते हुए मीरा को देखती है और बोलती है, मीरा, तुम्हें हमेशा सब कुछ पता होता है, फिर भी तुम मेरे मुंह से बुलवाना चाहती हो। तो मीरा हंसते हुए बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहती थी कि मिस्टर राठौर ने तुम्हें कैसे किस किया। बताओ ना, तुम्हें कैसे किस किया? तुम मुझे कुछ भी नहीं बताती हो। तो अदिति बोलती है, चल पगली गंदी लड़की, मुझे नहीं बताना तुझे कुछ भी। और वहां से वह अपने रूम में चली जाती है। फ्रेश होकर आदिति नीचे आती है और सब अपना डिनर कर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। वही अदृश्य आदिति से बात करने के बाद सीधा अपने विला के लिए निकल जाता है। आदृश्य आदिति से मिलने के बाद से काफी खुश था, लेकिन एक डर भी था कहीं आदिति उसे छोड़कर चली ना जाए। आदृश्य यही सब सोचते हुए अपने विला आ जाता है। आदिति अपना डिनर कर अद्विक के रूम में जाती है और देखती है कि अद्विक सो चुका है। आदिति अद्विक के पास बैठ जाती है। मेरा अद्विक कितना थक जाता है पूरे दिन मस्ती करके, और मैं इसे टाइम ही नहीं दे पाती हूँ। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन मैं ये सब आपके लिए ही कर रही हूँ ताकि आप किसी से कम न रहे, और जैसे उन लोगों ने मुझे दबाया है वैसे आपको न दबा सके। तभी आदिति के पास किसी का कॉल आता है। आदिति को उस कॉल को देखकर पता चल जाता है कि ये किसका कॉल है। आदिति अद्विक के रूम से सीधा मीरा के रूम में जाती है और कॉल पिक कर लेती है। उधर से एक गुस्से से भरी आवाज आती है, आदिति, तुम्हें कितना टाइम लगता है एक कॉल पिक करने में? या फिर अब तुम इतनी बदतमीज हो गई हो कि हमारा कॉल भी पिक नहीं कर रही हो? कल तुम्हारे पापा ने तुम्हें कपूर मेंशन आने को बोला है, टाइम से आ जाना, और हाँ, अकेली ही आना, अपने उस नजायज बच्चे को अपने साथ मत लाना।
आदिति गुस्से से बोली, मेरे बच्चे के बारे में एक वर्ड नहीं वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पिता की पत्नी हैं। कॉल पर आदिति की सौतेली मां पायल कपूर थी। पायल आदिति के गुस्से से डर जाती है क्योंकि कभी भी आदिति ने किसी से भी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। अब आदिति के बदले बदले तेवर देखकर पायल भी डरी हुई थी। तभी उसके पास खड़ी माया पायल से फोन लेती है और बोली, तू कमीनी आदिति, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से ऐसे बात करने की? शायद से तू अपनी तमीज भूल गई है। तुझे फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि तू एक बच्चलन लड़की है जो बिना शादी के भी प्रेग्नेंट हो गई थी और पता नहीं किसका गंदा खून अपने पेट में लिए घूम रही थी। पता भी कैसे होगा, पता नहीं कहाँ मुंह मार कर आई थी, पता नहीं कितने मर्दों का बिस्तर गर्म करके आई थी और तू हमें बच्चलन हमें सिखा रही है। अब फिर से अद्विक के बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें सुनकर आदिति बोली, वो मेरा बच्चा है, मैंने उसे खुद से बड़ा किया है, ना कि किसी पर उसे थोपा है, और तुम्हें कोई हक नहीं बनता है कि तुम हमारे बारे में बोलो। इसलिए अपने गटर जैसे मुंह को बंद ही रखो, वरना अगर मैं तुम माँ बेटी के बारे में बताने लगी तो तुम दोनों कहीं अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। इसलिए इतना ही बोलो जितना तुम सुन सको। और आदिति कॉल कट कर देती है। मीरा जो कि आदिति के पास खड़ी हुई उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन की बातें सुन रही थी, वह आदिति से पूछती है कि अदिति तुम्हें ये लोग कब मिले? तो आदिति बताती है कि अहाना के बर्थडे पार्टी वाले दिन यह लोग मुझे मिले थे, लेकिन इन लोगों ने मुझसे वहां बात करने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर राठौर के आने से यह लोग मुझसे बात नहीं कर पाए। थोड़ी देर बाद जब मिस्टर राठौर मुझसे थोड़ा दूर चले गए थे तो पायल और माया ने मुझे बोला था कि तुम मिस्टर राठौर के साथ क्या कर रही हो, तो अदिति ने उन्हें इग्नोर कर वहां से चली गई थी और इसी बात का बदला लेने के लिए वह दोनों उसे इतना जल्दी कर रही है। उनकी बात याद कर अदिति की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। तो मीरा उसे बोलती है कि अदिति बताओ तो सही, उन लोगों ने ऐसा क्या कहा था? तो अदिति मीरा को बताती है कि मीरा वह क्यों मेरे अद्विक को बार बार नाजायज और गंदी नाली का खून बोलती है। वह मेरा बच्चा है, मैंने उसे जन्म दिया, मैंने उसे पाला है, तो वह लोग क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों नहीं समझते हैं कि इन सब में मेरे बच्चों की कोई गलती नहीं है? मीरा बोली, आदिति तुम्हें ऐसे कमजोर नहीं पड़ना है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें उन लोगों से बदला लेना है। जो सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वह उन्हें लोगों की एक साजिश थी, लेकिन वो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं चला और जो उन्होंने तुम्हारे साथ गलत काम कर दिया था, लेकिन तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। अदिति बोली, मीरा तुम ठीक कह रही हो मीरा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो इन लोगों को बर्बाद कर सकता है, और वैसे भी वो कंपनी और कपूर मेंशन मेरे ही नाम है, मैं इन लोगों को कभी नहीं दूंगी। वो मुझसे वही लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये साजिश कभी पूरी नहीं होगी। आगे क्या होगा? क्या आदिति कपूर मेंशन जाए गई क्या साजिश कर रही हैं पायल और माया? दूसरी तरफ माया और पायल दोनों गुस्से से लाल हो रही थी क्योंकि आईटी ने उनका कॉल कट कर दिया था। पायल बोली, माया इस चिड़िया के पर निकल गए हैं, इन्हें हमें कुतरना होगा वरना ये हमारे लिए ही गले की हड्डी बन जाएगी। पायल की बात सुन माया बोली, लेकिन मॉम हम अदिति को यहाँ कैसे बुलाए, क्योंकि उसने तो बिना हमारी पूरी बात सुने कॉल काट दिया है। पायल एक शैतानी स्माइल लिए बोली, माया बेटा वो आएगी, यहाँ जरूर आएगी, अगर सीधे तरीके से नहीं आएगी तो मैं उसे यहाँ आने के लिए मजबूर कर दूंगी। मुझे पता है उस लड़की को कैसे अपने पैरों पर झुकाना है। मेरे पास एक ऐसा तुरप का इका है जो फकते ही दोनों बाप और बेटी मेरे पैरों में गिर जाएंगे, तुम अब बस देखती जाओ। माया बोली, लेकिन मॉम उसे मेरे आदर्श से दूर कर दो, मुझे करनी है आदर्श से शादी और मैं राठौड़ फैमिली की बहू बना चाहती हूँ। जब से मैंने आदर्श को देखा है तब से ही मुझे उसे प्यार हो गया है और अब मुझे वो चाहिए, वो भी किसी भी हालत में, और इस आदिति को मेरे आदर्श की लाइफ से निकल दो मॉम। पायल माया को समझाती है, माया बेटा उस दिन पार्टी में आदिति और आदर्श राठौड़ के साथ देख ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों बहुत करीब हो। आदर्श राठौड़ जिस तरह से बार बार आदिति को देख रहा था उसे मुझे इन दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पकती हुई सी महसूस होती है। अब तुम्हें राठौड़ इंडस्ट्रीज में जाकर आदर्श राठौड़ पर अपने हुस्न का जादू चलाना होगा और उसे अपने लिए पागल करना होगा। माया चाहे जैसे भी हो, लेकिन तुम्हें आदर्श को अपने बिस्तर तक लाना ही होगा, क्योंकि एक बार अगर तुम उसके बच्चे की मां बन गईं तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है।
राठौड़ फैमिली की बहू बने से माया ना जाने कितनी ही लड़कियां आदर्श राठौड़ के बिस्तर तक आना चाहती हैं। इससे उनका रास्ता साफ हो जाएगा और वो राठौड़ फैमिली की मालकिन बन जाएगी। इसलिए कोई और लड़की कुछ कदम उठाए उससे पहले तुम्हें आदर्श को अपना बनाना होगा। मां ने पता किया है, माया 15 दिन बाद राठौड़ इंडस्ट्रीज के पूरे 50 साल होने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है, जिसका इनविटेशन कार्ड हमारी कंपनी को भी मिलेगा। तो तुम अभी से ही अपनी तैयारी में जुट जाओ। ये ही हम लोगों के पास अच्छा मौका है जिसमें तुम आदर्श को अपना बना सकती हो और उसे शादी कर सकती हो। माया खुश होते हुए बोली, थैंक यू मॉम, लेकिन हमें करना क्या है? आदर्श ऐसे ही तो मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि मां ने उसे कितनी ही बार मिलने की कोशिश की लेकिन वो मुझसे एक बार भी मिलना नहीं चाहता था। पायल अपनी बेटी की बेवकूफ़ों वाली बात पर बोली, माया तुमसे एक काम नहीं होता है। तुम पिछले 5 सालों से आदर्श को अपना बनाना चाहती हो, लेकिन वो कल की आई हुई आदिति उसके इतना करीब आ गई हैं, लेकिन तुम उसे मिल ही नहीं पाई हो। तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगा तुमने उस रोनित को अपने जाल में फंसा लिया था, तो तुम आदर्श राठौड़ को भी अपने जाल में फंसा लोगी, लेकिन ये तुमसे नहीं होगा। रोहित एक छोटे मछली था, लेकिन आदर्श राठौड़ एक शार्क है, जो जितनी बड़ी है उतनी ही ज्यादा ताकतवर। इतना बोलकर पायल अपना बनाया हुआ प्लान माया को बताती है और उसे होशियार रहने के लिए बोलती है, क्योंकि आदर्श को उसी की पार्टी में अपने जाल में फंसाना चाहती थी। लेकिन ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं था। आदर्श काफी होशियार है, उसे इतनी आसानी से कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। और पूरे टाइम एक आदमी उसके आसपास रहता था जो किसी को भी उसके पास तक नहीं आने देता था। एक बार एक लड़की ने आदर्श को ड्रग्स देकर उसे अपने पास लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इन सब में नाकाम रही और आदर्श उसे छोड़कर वहां से कहीं चला गया था। और उस लड़की को आदर्श ने अपने लोगों के हवाले कर दिया था। उन सब लोगों ने उस लड़की के साथ पहले तो जबरदस्ती की, फिर उसे एक कोठे पर छोड़ आए। आज उस लड़की की ऐसी हालत हो गई है, न तो वो लोग उसे जीने देते हैं न ही मरने देते हैं। लेकिन इस बात से सब लोग अनजान हैं कि आदर्श उस रात कहाँ था और किस लड़की के साथ था, क्योंकि जो ड्रग आदर्श को दिया गया था वो बहुत स्ट्रांग था और उस ड्रग से होने वाले दर्द से उसे केवल एक लड़की बचा सकती थी। लेकिन वो कौन थी, इसे सब लोग अनजान थे। माया डरते हुए बोली, मॉम कहीं जैसा अध्या आर्यन के साथ हुआ अगर मेरे साथ हो गया तो? पायल माया को शांत करते ही बोली, माया ये बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैंने भी तुम्हारे डैड को ऐसे ही अपने जल में फंसाया था और वो आज तक मेरा साथ दे रहे हैं। माया हैरानी से बोली, क्या मॉम आप दोनों की शादी नहीं हुई थी? क्या किया था पायल ने आदिति के डैड को फंसाने के लिए? क्या ये दोनों अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगी? क्या आदर्श फंसेगा पायल के जाल में? क्या होगा पार्टी में? ऐसी कौन सी चीज है जो आदिति को अपनी जान से, अपनी कंपनी, अपने घर से प्यारी है? पायल को तब होश आता है जब माया उसे उन दोनों की शादी के बारे में पूछती है। पायल सकपकाते हुए बोली, ना नहीं माया, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। वो आदिति की मां ने तुम्हारे पिता को अपने जाल में फंसा लिया था और वो उस आदिति प्रेग्नेंट हो गई थी और मुझे और तुम्हारे पिता को उसे नाजायज अदिति को अपनाना पड़ा और उसकी मां तो मर गई, लेकिन उस अदिति को हमारे सर पर छोड़ गई। तो माया बोली कि मॉम, लेकिन फिर वो आदिति मुझे बड़े कैसे हैं? आपने बोला कि आपकी शादी डैड से हो गई थी। पायल उस बताती है कि बेटा वो तुम्हारे पिता और मेरी शादी हो गई थी, हमें काफी दिनों तक कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए तुम्हारे पापा थोड़ा टेंशन में रहने लगे और वह बाहर शराब पीने लगे। इसी का फायदा उठाकर उसे अदिति की मां तुम्हारे डैड को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया था और तुम्हारे पापा के साथ रहना शुरू कर दिया। और इसी बीच में वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर जब तुम्हारे पिता को पता चला कि वह उसके बच्चों की मां बनने वाली है तो तुम्हारे पिता ने उसे अपनाने से मना कर लिया। तो उसने बोला कि वह तुम्हारे पिता पर केस कर देगी, इसलिए हम लोगों ने आदिति को अपना लिया। लेकिन जब अदिति 10 साल की थी तभी उसकी मां का एक एक्सीडेंट हो गया और उसमें वह मारी गई। तब तुम बेटा काफी छोटी थी, तो इसलिए तुम्हें नहीं पता। आदिति के जन्म होने के बाद उसकी मां उसे तुम्हारे पिता के पास छोड़कर हम सब से दूर रहने लग गई थी।
अदिति की माँ तुम्हारे पिता की सेक्रेटरी थी और इसी का फायदा उठाकर वो उनके करीब आई और उनके बच्चे की माँ बन गए। तुम्हारे पिता बड़ी कंपनी के CEO है, इसलिए उस औरत को उसे तुम्हारे पिता की प्रॉपर्टी का लालच था। उसने तुम्हारे पिता को अपने जाल में फंसाया और वह उसके साथ रहकर प्रेग्नेंट हो गई। फिर उन्हें उसके बच्चे के लिए ब्लैकमेल करने लगे। तुम्हारे पिता को कोई संतान नहीं थी, इसलिए तुम्हारे पिता ने आदिति को अपनाने के लिए हाँ बोल दिया था। आदिति पहली बच्ची होने की वजह से तुम्हारे डैड का लगाव आदिति से ज्यादा हो गया, लेकिन मॉम अदिति डैड की बेटी नहीं है। फिर भी डैड ने सारी प्रॉपर्टी उस बिच के नाम क्यों कर दी? वो इसलिए क्योंकि आदिति की माँ की शर्त थी, इसलिए उन्हें ये सब करना पड़ा। लेकिन माया बेटा, तुम उनकी जायज औलाद हो और अदिति एक नाजायज औलाद है, इसलिए यह सब कुछ तुम्हारा होना चाहिए। इसी के लिए मैं अदिति के खिलाफ प्लान बना रही हूँ, वरना मुझे अदिति से कुछ नहीं लेना देना है। मैं बस यह चाहती हूँ कि जिसकी जो चीज है वह उसे मिल जानी चाहिए। माया बेटा, मैं यह सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। और पायल अपनी आंखों में आंसू लाती है। माया अपनी माँ के आंसू देखकर पिघल जाती है और बोलती है कि मॉम आप ठीक बोल रही है, उस अदिति के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो वैसे भी एक नाजायज है, उसे यह सब कुछ नहीं मिलना चाहिए। सब कुछ मेरा है तो इसे मैं लेकर ही रहूंगी। मैं आपकी प्लान में पूरा साथ दूंगी और अपने प्यार, अपने आदर्श को मैं उसे लड़की से छीन लूंगी। उसे कोई हक नहीं पड़ता है, वह एक नाजायज है और नाजायज को कोई हक नहीं पड़ता है कि वह इतने बड़े खानदान की बहू बने। अगर उसे वो लोग अपने खानदान की बहू बनाएंगे तो भी मैं उसे नाजायज साबित कर दूंगी, जिससे वह लोग अदिति को कभी भी नहीं अपना आएंगे। और वैसे भी आदर्श राठौर किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जिसके नाम के पीछे नजिश लगा हो और उसकी मां पर तीसरी औरत होने का दाग हो। वही आदिति और आदर्श दोनों बढ़ते दिनों के साथ एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। अब वो दोनों काफी खुलकर एक दूसरे से बात कर सकते थे। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और वह दिन आ जाता है जिस दिन राठौर इंडस्ट्रीज को पूरे 50 साल पूरे हो चुके थे। उसके लिए काफी बड़ी पार्टी रखी गई थी। यह पार्टी राठौर फैमिली के एक आलिशान होटल में ही रखी गई थी। यह पार्टी काफी आलिशान थी। इस पार्टी में काफी बड़े बड़े लोग आए थे। राठौर फैमिली थी ही इतनी पावरफुल, कोई भी उनके पार्टी इनविटेशन को ठुकरा नहीं सकता था, इसलिए वहां पर हर फील्ड के लोग आए थे। पॉलिटिशियन, ऊंचे पदों के अफसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, माफिया, अंडरवर्ल्ड के लोग, फॉरेन बिजनेस के चेयरपर्सन, सभी राठौर फैमिली की पार्टी को अटेंड करने आए थे। यह आए सभी लोगों में राठौर फैमिली सबसे पावरफुल है, इसीलिए उनके इनविटेशन पर सभी आए थे। ऐसा कोई नहीं था जो उनके इनविटेशन को खारिज कर सके। वही अदिति को भी इनविटेशन मिला था। अदिति भी अपने घर पर तैयार हो रही थी। आज अदिति ने एक लॉन्ग रेड कलर का गाउन पहना हुआ था, क्योंकि पार्टी कलर थीम पर थी, जिसमें लड़कियों को लिए रेड कलर और लड़कों के लिए ब्लैक कलर था। आदिति अपने रेड कलर के गाउन में रेडी हो जाती है। आदिति ने आज अपने बाल खुले रखे थे। आदिति के बाल उसकी कमर से नीचे तक आते थे। आदिति बला की खूबसूरत लग रही थी। मीरा आदिति को देखने के लिए उसके रूम में आती है। मीरा भी आदिति के साथ पार्टी में जाने वाली थी, क्योंकि उसे भी इनविटेशन मिला था। मीरा आदिति को देखती है और देखती ही रह जाती है, क्योंकि आदिति लग ही रही थी इतनी ज्यादा खूबसूरत। मीरा आदिति के पास आती है। क्यों होगा पार्टी में? क्या पायल अपनी साजिशों में कामयाब होगी? क्योंकि पार्टी कलर थीम पर थी, जिसमें लड़कियों को लिए रेड कलर और लड़कों के लिए ब्लैक कलर था। आदिति अपने रेड कलर के गाउन में रेडी हो जाती है। आदिति ने आज अपने बाल खुले रखे थे। आदिति के बाल उसकी कमर से नीचे तक आते थे। आदिति बला की खूबसूरत लग रही थी। मीरा आदिति को देखने के लिए उसके रूम में आती है। मीरा भी आदिति के साथ पार्टी में जाने वाली थी, क्योंकि उसे भी इन्विटेशन मिला था। मीरा आदिति को देखती है और देखती ही रह जाती है, क्योंकि आदिति लग ही रही थी इतनी ज्यादा खूबसूरत। मीरा आदिति के पास आती है और उसे देखते हुए बोलती है कि आदिति यार, तुम बला की खूबसूरत लग रही है, देख लेना पार्टी में सब लोग तुम्हें ही देखेंगे, पार्टी को कम एंजॉय करेंगे, वह लोग तुम्हें ही देखेंगे। आदिति मीरा की बात पर थोड़ा शर्म जाती है और बोलती है, मीरा तुम इतना मस्का भी मत लगाओ, मुझे पता है तुम मुझे मस्का लगा रही हो। तो मीरा हंसते हुए बोलती, नहीं यार अदिति, मैं तुम्हें मस्का नहीं लगा रही हूँ, सच्ची में तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और मिस्टर राठौर अगर तुम्हें देखेंगे तो वह तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे। आदृश्य का जिक्र सुनकर अदिति और ज्यादा शर्माने लगा जाती है। उसका चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो जाता है
तो मीरा उसे छोड़ते हुए बोलती है, तुम्हें शर्माना भी आता है मिस्टर राठौड़ ने और क्या क्या सिखा दिया है, हमें भी तो बताओ। आदिति कुछ नहीं बोली और न में सर हिला देती है। अब मीरा उसे और नहीं छेड़ती है और दोनों ऐसे ही एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए तैयार हो जाती है। आज अद्विक उनके साथ नहीं जाने वाला था क्योंकि अद्विक को अपने घर पर रहकर वीडियो गेम खेलना था। अद्विक को वीडियो गेम काफी अच्छे लगते थे, लेकिन आदिति के रहने पर अद्विक वीडियो नहीं खेल पाता था, इसलिए वह नहीं जा रहा था और अदिति और मीरा दोनों ही रेडी होकर अद्विक को घर पर एक मेड के साथ छोड़कर दोनों पार्टी के लिए चली जाती है। थोड़ी ही देर में दोनों पार्टी वेन्यू पर पहुंचती है। मीरा इतनी टाइट सिक्योरिटी को देखकर आदिति से बोली है कि आदिति इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों रखी हुई है, तो आदिति ने मीरा को बताया मिस्टर राठौर काफी पावरफुल फैमिली से हैं और उनके दुश्मन भी काफी है, इसीलिए कोई पार्टी में बिना इनविटेशन कार्ड के नाम आ जाए इसलिए इतनी टाइट सिक्योरिटी रखी हुई है। यहाँ पर सिर्फ इनविटेशन को दिखाकर ही आ सकते हैं, अदरवाइज वैसे कोई भी नहीं आ सकता है। यह बोलकर दोनों अपना इनविटेशन कार्ड दिखाते हैं और पार्टी वेन्यू के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही आदिति इधर उधर अपनी नजर घुमाकर देखने लगती है, तो मीरा उसे चढ़ते हुए बोलती है, क्या हुआ मिस्टर राठौर को ढूंढ रही हो? तो आदिति उसे कोहनी मारते हुए बोलती है, क्या यार मीरा, तुम्हें बस पूरे दिन मिस्टर राठौर ही दिखते हैं, मैं तो पार्टी की डेकोरेशन को देख रही हूँ और इसकी थीम को देखो, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है ब्लैक और रेड का और कितना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। दोनों बातें करती हुई अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। सबके लिए टेबल नंबर उनके इनविटेशन कार्ड पर लिखा हुआ था। आदिति मीरा पार्टी को एंजॉय करती है और थोड़ी ही देर में सभी गेस्ट आ जाते हैं और पार्टी स्टार्ट होती है। अब बारी थी राठौर फैमिली के मेंबर्स के आने की। थोड़ी ही देर में आदृश्य के दादाजी हंसराज राठौर आते हैं। उनके साथ उनकी बीवी निर्मला राठौर आती है और उनके बगल में उनके बेटे राघवेंद्र सिंह राठौर जो कि आदृश्य के पिता है, उनके बगल में उनकी बीवी जया राठौर आ रही थी। अदृश्य अभी नहीं आया था। वह सब लोग आते हैं तो सभी ज्येष्ठ हंसराज राठौर को खड़े होकर सर झुकाकर ग्रीट करते हैं। मिस्टर राठौर सबको बैठने का इशारा करते हैं और हेड चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं और उनके बगल में उनकी फैमिली के मेंबर्स भी बैठ जाते हैं। पार्टी शुरू हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में बाहर से एक शोर आता है कि आदर्श राठौड़ आ गए हैं। ये सुनकर उन सब गेस्ट के साथ आई हुई उनकी बेटियां, जो केवल आदृश्य को पाने के लिए आई थी, उन्हें लगता था कि वो जितना सुंदर बनकर जाएगी उतना ही आदर्श राठौड़ उन्हें नोटिस करेगा। काफी लड़कियां तो शॉर्ट ड्रेस में आई थी। सभी लड़कियां अपनी अपनी से में गेट की तरफ देखने लगी। थोड़ी ही देर में सबका इंतजार खत्म हुआ और आदर्श राठौड़ ब्लैक टैक्सीडो जिस पर डायमंड्स का ब्रोच जो लाइट से साइन कर रहा था, आदर्श सबको ग्रीट करते हुए अंदर चलते हुए आया। आदर्श काफी ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। जेल से सेट बाल, हाथ में एक महंगी घड़ी, चमचमाते जूते जिसे एक तक की आवाज आ रही थी। आदर्श सबको ग्रीट करते हुए अपनी फैमिली के पास जाता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। आदृश्य के आते ही होस्ट अपनी स्पीच देना स्टार्ट करता है। अपनी स्पीच पूरी कर होस्ट आदृश्य के दादाजी स्टेज पर इनवाइट करते हैं। आदृश्य अपने दादाजी के हाथ को पकड़कर उन्हें स्टेज पर लेकर जाते हैं। दादाजी सभी का थैंक यू करते हैं कि वो सब उनकी खुशी में शामिल हुए और अपने सभी एम्प्लॉय का भी थैंक यू करते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत की और इस कंपनी को इतनी ऊंचाई पर लेकर गए। दादाजी और कुछ अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं और फिर अपनी जगह पर वापस लौट आते हैं। दादाजी की काफी उम्र हो गई थी, अब उनसे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता है। दादाजी जब तक स्पीच दे रहे थे तब तक आदृश्य आदिति को देखने की कोशिश कर रहा है। आज शाम से उसकी आदिति से बात नहीं हुई है। आदृश्य आज काफी बिजी था और उसे कॉल करने का टाइम ही नहीं मिला, लेकिन जब वो पार्टी में आ रहा था तब उसने आदिति को कॉल किया था और आदिति ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। आदृश्य को अपने ख्यालों में खोया देखकर दादाजी आदृश्य को छेड़ते हुए बोले, क्या हुआ बरखुरदार, कहाँ खोए हुए हो? कहीं किसी लंकी के ख्यालों में तो नहीं खो गए हो? आदृश्य ना में सर हिला देता है और बोला, वो दादू मुझे राहुल को एक कॉल करना है, कुछ काम है, चलिए मैं आपको सबके पास ले चलता हूँ। और दोनों अपनी जगह पर आ जाते हैं। आदृश्य जाने को होता है कि आदृश्य की दादी माँ और उसकी मॉम उसे रोकते हुए बोली, बेटा रुको। दादी माँ बोली, आदि यहाँ पर कितनी सारी लड़कियां आई हुई है, तुझे इनमें से कोई पसंद आई क्या? आदृश्य बोला, दादी माँ मेरे पास इन सब चीजों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है।
तभी आदृश्य की मॉम बोली, अच्छा बेटा आप सबसे छुपा सकते हो लेकिन अपनी माँ से नहीं, मेरे एक इन्फॉर्मर ने मुझे बताया है तेरी एक लड़की फ्रेंड है। आदर्श बोला, मॉम आप मेरी जासूसी कर रही हैं। जया जी बोली, नहीं बेटा, लेकिन जब बेटा माँ की ना सुने और शादी की उम्र होने पर भी शादी ना करे तो एक माँ को ये कदम उठाना ही पड़ेगा। अब जल्दी बता कौन है वो लंकी जो मेरे आदि के करीब आकर उसे दोस्ती कर ली। भगवान करे तुझे उसे प्यार हो गए, मैं तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी करा दूंगी। आदर्श बोला, मॉम अपने ख्यालों के घोड़ों को थोड़ा लगाम लगाए, आप कुछ ज्यादा ही आगे चली गई है। मुझे भी नहीं पता कि उस लड़की के दिल में मेरे लिए क्या है और मैं अपनी फीलिंग बताकर उसे खोना नहीं चाहता हूँ और अभी मैं आपको उसे नहीं मिला सकता हूँ, तो प्लीज आप मुझे फोर्स ना करें। जया जी बोली, ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुझे जरा सा भी लगे कि वो लड़की तुझसे प्यार करती है तो तू देर मत करना और उसे प्रपोज कर देना। हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है कि वो लड़की कौन है, कहाँ से है, हमें तुम्हारी खुशी से मतलब है। इतना सुनकर आदर्श ओके मॉम बोलकर वहां से राहुल के पास चला जाता है। राहुल कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट्स के पास था जो कि यहाँ पर आदर्श के साथ मीटिंग के लिए आए थे। आदर्श जैसे ही हॉल से बाहर निकलने को होता तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। कौन है वो लड़की जिसे आदर्श टकराया था? क्या आदिति आदर्श के दिल की फीलिंग को समझ पाई गई? यह लड़की कोई और नहीं माया कपूर थी। आदर्श माया को नहीं जानता था लेकिन माया आदर्श को अच्छे से जानती थी। माया आदर्श को घूर घूर कर देखे जा रही थी। माया आदर्श से जानबूझकर टकराई थी क्योंकि उसने आदर्श बाहर की तरफ जाते हुए देख लिया था। आदर्श का ध्यान नहीं था, वो किसी से फोन पर बात कर रहा था, इसलिए माया जानबूझकर आदर्श से टकरा गई और बेचारी आंखों से आदर्श को हेल्प के लिए देख रही थी। आदर्श किसी लड़की को गिरे हुए देखकर उसकी तरफ देखने लगता है और उससे पूछता है कि आप ठीक तो है? माया बोलती है कि मिस्टर राठौर प्लीज मेरी हेल्प करिए, मुझे काफी चोट लगी है, मैं नीचे जमीन पर गिर गई हूँ, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। यह सुनकर आदर्श एक होटल स्टाफ को माया की हेल्प के लिए बोलता है। माया को उठाने के लिए होटल स्टाफ को आते देखकर माया अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करती है और अपने मन में सोचती है, ये इंसान क्या है, क्या यह मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता है? यहाँ एक लड़की इसे अपनी हेल्प के लिए बोल रही है, ये मेरी हेल्प भी नहीं कर सकता। वो होटल स्टाफ माया को उठाने की कोशिश करता है तो माया उसे दूर झटकते हुए कहती है कि मुझे हाथ मत लगाओ। 2 कौड़ी के सर्वेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आदर्श यह देखकर थोड़ा हैरान होता है, अपने आप से ही कहता है कि यह लड़की अभी तो मुझे से हेल्प के लिए बोल रही थी और अभी मैंने सर्वेंट को बोला यह से दूर झटक रही है। आई थिंक यह मुझसे हेल्प चाहती थी। यह सोचकर आदर्श उस माया की तरफ देखा है और बोलता है कि ये आपकी हेल्प कर देगा, मुझे कुछ काम है, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, सॉरी, और बोलकर वहां से चला जाता है। वही माया गुस्से से उसे सर्वेंट को देखती है और वहां से खुद से उठकर चली जाती है। वहीं से थोड़ी दूर पर पायल बैठी हुई थी, वह सब कुछ देख रही थी। पायल माया से बोलती है कि बेटा क्या हुआ? आदर्श अभी तुम्हें छोड़कर चला क्यों गया? माया गुस्से से बोलती है, मॉम वो आदमी बहुत ज्यादा घमंडी है, मेरी और उसकी टक्कर हुई और मैं गिर गई लेकिन उसने मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं की। उसे आदर्श में इतना घमंड है कि उसने मुझे खुद से उठाने की बजाय उसे 2 कौड़ी के नौकर को बुलाकर मुझे उठाने के लिए, इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। उसने माया कपूर को हाथ नहीं लगाया, क्या मैं कोई गंदी चीज हूँ? मैं उससे इसका बदला लेकर रहूंगी। पायल माया को शांत करते हुए बोलती है कि बेटा उससे शादी करने के बाद तुम उसे सब चीजों के बदला ले सकती हो, लेकिन अभी तुम शांत रहो, अपने दिमाग से काम लो। अगर तुम अभी से ऐसा बोलोगी और किसी ने सुन लिया तो तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। आदर्श वहां से सीधा राहुल के पास जाता है क्योंकि राहुल के पास उसके कुछ फॉरेन क्लाइंट्स थे जो कि उसे मीटिंग के लिए आए हुए थे। आदर्श अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने उन फॉरेन क्लाइंट्स को पार्टी में ही बुला लिया था। आदर्श वहीं पर बने हुए एक मीटिंग रूम में जाता है और अपनी मीटिंग कंटिन्यू करता है। थोड़ी देर में उनकी मीटिंग कंप्लीट हो जाती है और फॉरेन क्लाइंट्स पार्टी एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं। आदर्श आदिति के बारे में राहुल से पूछता है कि अदिति का टेबल नंबर क्या है, क्योंकि आदर्श को नहीं पता था आदिति का टेबल नंबर क्या है। राहुल अपने पास रखे हुए टैब से आदिति के टेबल नंबर के बारे में आदर्श को बताता है
और आदृश्य वह सुनकर खुश होते हुए उसे मीटिंग रूम से निकाल जाता है। आदृश्य अब आदिति की टेबल की तरफ जा रहा था। वही आदिति को इन सब के बारे में नहीं पता था। वह सामने स्टेज पर देख रही थी, लेकिन मीरा उसके साइड में बैठी थी। उसने आदृश्य को उनकी तरफ आते हुए देख लिया था। मीरा बोलती है कि अदिति तुम यहीं पर बैठो, मैं वॉशरूम से आती हुई, और मीरा वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में वहां पर आदृश्य आकर बैठ जाता है। आदिति को लगता है कि मीरा आ गई है। आदिति मीरा को बोलती है कि मीरा तुम काफी जल्दी आ गई। तभी आदृश्य अपनी मेलोडियस वॉइस में बोलता है कि नहीं, मैं जल्दी नहीं आया हूँ, मुझे तो देर लग गई, मुझे तुम्हारे पास बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। आदिति आदृश्य की आवाज सुनकर आदृश्य की तरफ देखती है कि आदृश्य मीरा की सीट पर बैठा हुआ है। यह देखकर आदिति इधर उधर देखती है और आदृश्य के हाथ को पकड़कर उसे अपने पास करते हुए बोलती है, मिस्टर राठौर, अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर कोई हम दोनों एक साथ देख लेंगे तो क्या सोचेगा? आदृश्य आदिति से अपने हाथ को छुड़ाता है और आदिति की चेयर को अपने पास खींचते हुए बोलना है कि यहाँ पर इतनी लाइट्स नहीं है और कोई भी हमें नहीं देख पाएगा। और उसके चेहरे को अपने मेरे पास करते हुए आदृश्य अब आदिति की कमर में हाथ डाल लेता है और आदिति को चेयर से उठाकर वहां से एक साइड ले जाता है जहां पर काफी लाइट थी। आदृश्य अदिति से कुछ बातें करना चाहता था, इसलिए आदृश्य आदिति को वहां लेकर आया था। यह एक प्राइवेट लाउंज था। आदृश्य आदिति को वहां लेकर आता है और आदिति को ऊपर से नीचे तक देखना है। आदृश्य आदिति को देखता ही रह जाता है और बोलना है, यू आर लुकिंग डैम हॉट अदिति। ये सुनकर आदिति शर्मा जाती है और बोलती है, मिस्टर राठौर, मैं इतनी भी सुंदर नहीं लग रही है जितनी आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। आदृश्य आदिति को कमर से पकड़ता है तो आदिति अपने हाथ आदृश्य के सीने पर रखते हुए बोलती है, छोड़िए, मुझे कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? मिस्टर राठौर, ये आपका ऑफिस नहीं है जहां पर कोई भी आपकी परमिशन के बिना नहीं आ सकता है। हम पार्टी में है, अगर यहाँ पर आपकी फैमिली या किसी ने हमें साथ देख लिया तो हम उनको क्या बोलेंगे? आदृश्य बोलता है कि कुछ नहीं होगा, कोई भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी कोई भी नहीं आ सकता है। ये एरिया आदृश्य राठौर का है, बाहर गार्ड्स हैं, वो किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे। आदृश्य अब अपने एक हाथ को आदिति की गर्दन पर लपेटे हुए आदिति को अपने चेहरे के पास लेकर आता है और धीरे से उसके होठों पर किस करने लग जाता है। आदिति आदृश्य ये कि ऐसे पार्टी में किस करने से थोड़ा हैरान थी। उसे डर था अगर कोई उन्हें देख लेगा तो 10 बातें बनाएगी और आदिति ऐसा नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बारे में किसी को भी पता चले। आदिति आदृश्य को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन आदृश्य आदिति के दोनों हाथों को उसकी कमर पर लगा देता है और आदृश्य आदिति को सॉफ्टली किस करने लगता है। आदृश्य आदिति के निचले हॉट को शक करता है, फिर उसके ऊपर वाले हॉट को काफी देर तक शक करता है। आदिति भी अब आदृश्य के किस करने से थोड़ा पिघलने लग गई थी। वह भी आदृश्य के लिप्स को शक कर रही थी। आदृश्य आदिति का साथ पाकर थोड़ा वाइल्ड हो जाता है और वह अदिति के होठों को वाइल्डली किस करने लगता है। आदृश्य के हाथ अब आदिति की बैक पर चलने स्टार्ट हो गए थे। आदिति का गाउन बैकलेस था जिससे आदिति की कमर दिख रही थी, लेकिन उसके बालों की वजह से वह शो नहीं हो रही थी। आदृश्य अपने हाथ को आदिति की पूरी कमर पर घुमा रहा था। आदृश्य के स्पर्श से आदिति की बॉडी पर गुज्जबम आ जाते हैं और वो आदृश्य से दूर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आदृश्य आदिति को अपने से दूर नहीं करता है। दोनों की काफी लंबी किस चलती है। आदृश्य तो आदिति को छोड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन आदिति को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गई थी। आदृश्य के छोड़ते ही आदिति पास में रखे सोफे पर बैठ जाती है और अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश करती है। तभी किसी के कदमों की आवाज आती है। ये सुन आदिति आदृश्य को देखती है। आदृश्य को पता था कि ये कौन हो सकता है। आदृश्य आदिति को दूसरे रास्ते से होटल के पार्टी हॉल में लेकर चला जाता है। कौन आया था आदृश्य के प्राइवेट एरिया में, जिसके डर से आदृश्य आदिति को लेकर बाहर चला गया था।